तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कॉकरोच की एनाटॉमी को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पूरी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया था और जो छोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन था उसको भी कंप्लीट किया था। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इसकी एनाटॉमी को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। देखो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फोरगट, एक होती है मिडगट एंड द लास्ट वन इज हैंडगट। पहले मैं आपको पार्ट्स लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिवीजन बता दूंगा। सबसे पहले माउथ, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन क्रॉप एंड द लास्ट एंड फाइनल इज gizzard. After mesentery, then ileum, then colon and then rectum. इसके अंदर सीकम एब्सेंट होती है। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज द फोरगट, दिस इज नोन एज द मिडगट एंड द लास्ट एंड फाइनल इज इट इज हाइंडगट। अब हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के जंक्शंस होते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे पास दो तरह के जंक्शंस होते हैं, एक होते हैं अपने हेपेटिक सीकी और एक होते हैं अपने मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो हेपेटिक सीकी होते हैं ये फोरगट एंड मिडगट के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। हम बोल सकते हैं क्या कि जंक्शंस जो होते हैं हमारे पास है ना, दो तरह के जंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक होते हैं अपने भैया हेपेटिक सीकी और एक होते हैं सर अपने मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो हेपेटिक सीक्यू होते हैं ये होते हैं 6 to 8, जबकि जो मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये होते हैं अपने 100 to 150, ठीक है ना। इतनी सी बात में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो बता दो, नहीं है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस देखते हैं कि मतलब ये जो एडिशनल ऑर्गन्स हमने पढ़े जैसे क्रॉप हुआ, गिजार्ड हुआ, हेपेटिक सीक्यू हुई, मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स हुए, इनके अगर कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होंगे। तो एक काम क्या करते हैं अपन, फंक्शंस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहली बात आती है क्रॉप की। तो कोई जो क्रॉप जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट इज गिजार्ड। तो जो गिजार्ड जो होता है इट इज़ ग्राइंडिंग ऑफ फूड। कैसे याद रखेंगे ग्राइंडिंग, तो जी से जी आपको याद रखना है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ी क्या सर, हेपेटिक सीकी। हेपेटिक सीकी किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हेपेटिक सीकी क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं। और जो हेपेटिक सीकी होते हैं इनका नंबर होता है 6 to 8, ठीक है। जहाँ भी हेपेटिक वर्ड आ जाए उसका मतलब है लिवर, चाहे हेपेटिक लोब्यूल हो, चाहे हेपेटिक सीकी हो, चाहे हेपेटिक डक्ट हो, सबका मतलब है क्या सर, लिवर। तो इसका मतलब कि लिवर से रिलेटेड है, इसका मतलब कि क्या, कि लिवर से रिलेटेड है। अब लिवर आपको पता है कि किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, ख़त्म बात। अगर ये वाली बात भी नहीं पता डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब भी हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लिवर और पेनक्रियाज को पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे आपने 9th में देखा हो, चाहे आपने 10th में देखा हो, चाहे आपने 11th में देखते हो, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये वाली बात तो आपको पता चल जाएगी ना कि जो लिवर है वो डाइजेशन से उसका कहीं ना कहीं तो रोल है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगन ट्यूब्यूल्स तो आपने जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब भी आपको पता होना चाहिए था, दे हेल्प्स इन एक्सक्रिएशन। ये किसके लिए होती है, ये तो सर अपने एक्सक्रिएशन के लिए ही होती है। ये अपना हो गया सर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत इतनी सी बात में नहीं है। देखो रेस्पिरेटरी इनका ये जो सिस्टम है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे ह्यूमन का तो भैया बहुत ज़्यादा एडवांस है तो आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन इनका ये जो होता है ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हो गए अपने सर नॉस्ट्रल्स, एक हो गए सर अपने ट्रैकिया और एक हो गए सर अपने एल्वियोलाई, ठीक है ना। तो मगर इनके अंदर नाम अलग अलग होते हैं लेकिन तरीका तो वही है। तो हम बोल सकते हैं क्या सर, एक तो हो गए अपने नॉस्ट्रल्स, एक हो गया सर अपना ट्रैकिया और एक हो गया सर अपने फाइनली एल्वियोलाई।
तो भी जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्रेकिया को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई को क्या कहते हैं, वो वाली बातों को बताना चाहिए। तो नॉस्ट्रल्स को हम कहते हैं सर स्पायरेकल्स, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेकिया को हम ट्रेकिया ही कहेंगे और एल्वियोलाई को हम ट्रेक्यूल्स कह देंगे। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि जो स्पायरेकल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर तो 1 पेयर होते हैं भाई, ह्यूमन के अंदर नॉस्ट्रल्स कितने होते हैं, 1 पेयर नॉस्ट्रल्स होते हैं, 2 ही तो होते हैं। तो लेकिन इनके अंदर ही जो स्पायरेकल्स होते हैं दे आर 10 पेयर स्पायरेकल्स। अब इनको फंक्शन लिखने की थोड़ी क्यों ज़रूरत है भाई, नॉस्ट्रल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकिया का काम क्या होता है, ट्रैक्यूल्स तक पहुंचाना, एक पाथवे प्रोवाइड करवाना, ये वो वाली बात हो गई। और फाइनली एल्वियोलाई में अपना क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो भी किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो वो वाली बात मेरे को लगता है कि कोई भी लिखाने की बात है, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ, ठीक है ना भैया। इतनी सी बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना सिस्टम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट अपना सिस्टम आता है क्या, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, देखो जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है इनके अंदर एक्सक्रिएशन किससे होता है, ऑब्वियसली जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा किससे, मेल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स से। तो ये वाली बात तो ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सक्रिएशन होता है वो एनिमल एक्सक्रिएशन के बेसिस पर एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं अमोनोटैलिक, एक होते हैं यूरियोटैलिक, एक होते हैं यूरिकोटैलिक। तो ये जो कॉकरोच है इट इज़ यूरिकोटैलिक, इट इज़ यूरिकोटैलिक क्योंकि इंसेक्ट है और इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा ही होता है। इसके अंदर मेल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स के साथ साथ 2 से 3 और एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो सॉरी एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली जो एक्सक्रीशन होता है हम बोल सकते हैं बाय द मेल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स, बाय द मेल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कॉकरोच होते हैं दे आर यूरियोटैलिक, दे आर यूरिकोटैलिक। और लास्ट हमारे बच्चे सर, हमने बोला एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, तो उनमें होते हैं सर एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आते हैं सबसे पहले तो अपनी फैट बॉडीज, सबसे पहले तो सर अपनी क्या फैट बॉडीज, सेकंड नंबर पे अपनी नेफ्रोसाइट्स, और थर्ड नंबर पे अपने फाइनली यूरिकोस ग्लैंड्स। ठीक है ना सर, इतनी सी बात आ गई समझ में, ये भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना शुरू करते हैं कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना सर, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। देखो इनका जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, इट इज़ ओपन टाइप, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनके अंदर क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो होंगी वो पोली डेवलप होंगी। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने आपको क्या कहते हैं इसको पढ़ाया था, जब इसके फाइलम को पढ़ाया था मैंने, तो मैंने इसके बारे में एक बात बताई थी क्या, कि इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, इट डू नॉट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है। और इनकी जो ब्लड वेसल्स होती है, मैंने वहाँ पर आपको हीमोसिल नामक कुछ बताया था, हीमोसिल जैसा टर्म मैंने कुछ यूज़ तो की थी वहाँ पर, आपको याद हो तो बस तो वही बात है। तो इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वे हीमोसील में जा कर के ओपन होती हैं। हम बोल सकते हैं क्या, देयर ब्लड इज कलरलेस। इनका ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, एंड डू नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन। और तो और ये सर रेस्पिरेशन में भी जरा सी भी हेल्प नहीं करता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे ओपन इनटू हीमोसील, ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। दैट्स वाई इनका जो ब्लड होता है इसको हम, दैट्स वाई इनका जो ब्लड होता है या फिर इनका ये सब कुछ जो होता है इसको हम हीमो लिम्फ कह देते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है सर अपने हार्ट की।
ठीक है ना। ये वाली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है हार्ट की और ध्यान से समझते हैं। देखो हार्ट क्या है, सबसे पहली बात तो ये इलोंगेटेड और मस्क्यूलर और कैसा ट्यूब है। अब हार्ट की पोजीशन क्या होती है, हार्ट की पोजीशन होती है अगर थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बिटवीन। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब इनका जो हार्ट होता है वो चैम्बर्स में डिफरेंशिएट होता है, और वो चैम्बर्स एक दो चैम्बर्स नहीं होते, जैसे ह्यूमन के अंदर तुमने पढ़े हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या सर, ऑस्टिया। अब ये जो 13 जो चैम्बर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इन्वर्टेड फनल लाइक। फनल है, इस फनल को जैसे इन्वर्ट कर दो, उसको उल्टा रख दो, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वैसा ही किसका स्ट्रक्चर होता है, कॉकरोच के हार्ट के एक चैम्बर का, और 13 चैम्बर्स उसके अंदर होती हैं। हम बोल सकते हैं हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 13 चैम्बर्स कॉल्ड ऑस्टिया, and these chambers are inverted funnel like। ठीक है ना, इतनी सी बात आगे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात आती है सर इनकी हार्ट बीट कितनी होती है। तो सर इनकी हार्ट बीट होती है 49 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में इनका दिल 49 टाइम्स धड़कता है। ठीक है ना, इतनी सी बात आ गई है समझ में, इतनी सी बात आ गई समझ। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं भैया क्या, अपना सर नर्वस सिस्टम, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, वो सब इसमें एक एक टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ लो। फिफ्थ हमारा आता है क्या सर, नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, ये नर्वस सिस्टम आता है। देखो इनका ये जो नर्वस सिस्टम होता है, देखो आपने ऐसी बात सुनी होगी कि जब भी कॉकरोच के सिर को काट दें तो फिर भी ये काफ़ी टाइम तक, या फिर हम बोलते हैं 7-8 दिन तक आराम से जिंदा रह सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, भगवान ने इसका तरीका ही ऐसा बनाया है कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसका थोड़ा सा पार्ट, क्या उसका थोड़ा सा पार्ट तो हेड में होता है, और रिमेनिंग जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो होता है उसकी वेंट्रल बॉडी में। इसका मतलब कि यदि हेड कट भी गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जी लेगा आराम से जी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है इसके अंदर हाई रिजनरेशन पावर है जिसकी वजह से ज़्यादा चल जाएगा ही नहीं, लेकिन मगर ये जी जाएगा, कौन मेरा बात ये है। ठीक है ना। अच्छा, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये मोस्टली किस में होता है, मोस्टली होता है इनकी वेंट्रल बॉडी में, और सम मतलब थोड़ा सा किसमें होता है, हेड में होता है, जिसकी वजह से दैट्स वाई इवन ऑन कटिंग देयर हेड रिमेन अलाइव। क्योंकि अब देखो ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है, एक बार खोपड़ी फटी, एक बार खोपड़ी कटी, खत्म आदमी। ठीक है ना। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लियोन्स। देखो हमने जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने, थोड़ा सा जो होता है वो होता है हेड में, रिमेनिंग होगा अपने वेंट्रल बॉडीज में। तो अब ये किसका बना हुआ होता है, गैंग्लियंस का, या फिर फ्यूज्ड गैंग्लियंस का बना हुआ होता है। तो टोटल होते हैं 9, जिसमें से 3 जो होते हैं वो तो प्रेजेंट होंगे सर अपने हेड में, और रिमेनिंग 6 जो होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन आवर वेंट्रल बॉडी। ठीक है ना, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट बात क्या आती है, अब इसमें ब्रेन की तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनका जो ब्रेन होता है वो किस चीज़ का अनुभव होता है, तो वो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। इनका जो ब्रेन होता है ये फ्यूज्ड गैंग्लियंस का, या फिर हम बोल सकते हैं सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियंस का अनुभव होता है। लिख ही देते हैं, है ना, ब्रेन कंपोज्ड ऑफ सुप्रा
इसोफेजियल गैंग्लियंस। ठीक है ना, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स की। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था, एंटीनी होते हैं इनके अंदर, आईज होती हैं, और जैसे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे एनल सरसाई होते हैं, एनल स्टाइल्स होते हैं, कैडुअल स्टाइल्स होते हैं, और लेबियल पाल्प्स होते हैं, मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके इनके सेंसरी ऑर्गन्स में आती हैं। तो ये सब भी तो नर्वस सिस्टम में ही आएंगी या नहीं? बिल्कुल सही बात, आएंगी। इनके अंदर हम बोल सकते हैं सर एंटीनी होते हैं, इनके अंदर सर आइज होते हैं, इनके अंदर सर लेबियल पाल्प्स होते हैं, इनके अंदर सर मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी सर, इनकी आइज की। इनके अंदर सर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनना, आइज वाली कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना एक बार, है ना। इनके अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। कैसी कंपाउंड आइज होती हैं वो देख लो। तो सर इनके अंदर 2000, एक दो नहीं, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया पाए जाते हैं। अब ये जो ओमाटीडिया होते हैं उनको हम आइज भी बोलते हैं। अब ये जो आइज होती हैं दे रिसीव्स द सिग्नल। ये जो आइज होती हैं वो सिग्नल को रिसीव करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेवरल इमेजेस को रिसीव करती हैं, और एक मोज़ेक विजन, हम बोल सकते हैं थोड़ा धुंधला विजन, या फिर नॉट क्लियर हम बोल सकते हैं, एंड दे प्रोड्यूसेस द मोज़ेक विजन। दे प्रोड्यूसेस द मोज़ेक विजन, receives several images and produces mosaic vision। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इनका जो विजन बनता है, देखो मोज़ेक विजन आ रहा है, इसका मतलब रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब यहाँ पर हम वो वाला रिजोल्यूशन नहीं जो न्यू ईयर पे लिया जाता है। यहाँ पर रिजोल्यूशन से मतलब है साफ सफाई से, क्लियरिटी से। तो इसका मतलब कि रिजोल्यूशन तो काफ़ी कम है। और सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी से हम कैसे बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा धुंधली है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब देखने में बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो हमें थोड़ी ज़्यादा उसमें आंखें गाड़नी पड़ेंगी देखने के लिए। तो बोल सकते हैं मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, दे आर द नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स। ठीक है। अच्छा, अब बता सर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो चलो उसको भी कंप्लीट कर। अब अपना शुरू कर देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना भैया। अच्छा, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि एक के बाद एक हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले आएगा सर अपना टेस्टिस, देन आफ्टर इज वॉस डिफरेंस, वासा डिफरेंस या वॉस डिफरेंस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में अपना मेल गोनोफोर। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अपना ये जो टेस्टिस होता है, क्वेश्चन बनेगा मेनली इम्पोर्टेंट इससे। टेस्टिस होता है अपना 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है ना, इतनी सी बात आ गई समझ में, इतनी सी बात आ गई समझ में। इसको आप लिख लो कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है ना भाई, इतनी सी बात ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद एक ग्लैंड आती है, उसको हम बोलते हैं क्या सर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं सर मशरूम ग्लैंड, और या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड भी हम उसको बोलते हैं, या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड। देखो अभी जो ग्लैंड होती है ये किस में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, एंड इट इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड।
It is an accessory reproductive, and then finally is the gland. Accessory reproductive gland. It is the accessory reproductive gland और sixth to seventh एब्डोमिनल सेगमेंट में यह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर मेल गोनोफाइसिस। मेल गोनोफाइसिस जिसको हम फेलोमियर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी कुछ और बातें मैं आपको एंड में बताऊंगा इसके बारे में। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल जीनिटलिया। इट इज काइटिनियस asymmetrical structure, chitinous asymmetrical structure, and it surrounds the male gonophore. And it surrounds the male gonophore. And it surrounds male gonophore. इतनी सी बात में कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये जो मेल कॉकरोच होता है इसके अंदर स्पर्म्स जो स्टोर होते हैं they get stored in the seminal vesicle। तो ये जो स्पर्म्स स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना भैया, एंड दे ग्लूड मतलब आपस में चिपक करके स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड दे ग्लूड टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। ठीक है ना, ये वाली बात ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटोफोर बना है इट रिलीजेस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। इट रिलीजेस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है भैया, ये हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। और हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं क्या सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना भैया, कोई भी दिक्कत इतनी सी बात में होनी भी नहीं चाहिए। फीमेल reproductive and last the system। चलो देखो जो फीमेल, जैसे कि हमने बताया इसमें होता है मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोफोर, फीमेल के अंदर होता है क्या सर, स्पर्माथिका। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है स्पर्माथिका। हम बोलेंगे क्या सर, स्पर्माथिका, स्पर्माथिका। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है हमारे सिक्स्थ सेगमेंट में होता है। ठीक है ना भैया। और ये जो ओवरीज जो होती हैं, ये फीमेल के अंदर ओवरीज होंगी, सीधी सीधी बात है यार। ये जो फीमेल के अंदर क्या होंगी, फीमेल के अंदर ओवरीज होंगी। जैसे टेस्टिस होता था 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, सिमिलरली ये भी 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। और टोटल अपने पास सर 8 ओवरीज होती हैं। जैसे ह्यूमन फीमेल में तो 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती है, लेकिन इनके अंदर 8 ओवरीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है क्या, ये जो ऊथिकल कवरिंग होती है, व्हाट, ये जो ऊथिकल कवरिंग होती है, ऊथिकल कवरिंग जो होती है, ऊथिकल कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ग्लैंड्स। ठीक है ना, इतनी सी बात तो क्लियर है। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत है आपको होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि है ना जो ऊथिकल कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय द व्हाट, ऊथिकल कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ग्लैंड्स। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब पॉपुलेशन हो जाता है तो उसके बाद स्पर्म जो हो जाता है या फिर जो मेल जो होता है वो अपने स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे, एग्स बनेंगे। बेबी पैरस नहीं होते, ओवी पैरस होते हैं। बेबी पैरस नहीं होते, ओवी पैरस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, एग्स बनेंगे। अब ये जो एग्स होते हैं वो कैप्सूल्स में इनक्लोज रहते हैं। उन कैप्सूल्स को हम कहते हैं क्या सर, ऊथिका। और एवरेज जो फीमेल होती है उसके अंदर 9 to 10 ऊथिका प्रेजेंट होते हैं। और उन ऊथिका के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। एक ऊथिका में तकरीबन 14 to 16 एग्स होते हैं। अभी जो ऊथिका होते हैं वो एक पर्टिकुलर या फिर एक सूटेबल सरफेस से चिपक जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे का काम होता रहता है और उनका डेवलपमेंट होता रहता है। जो बन करके आती है सबसे पहली स्टेज, दैट इज नॉन एज द निम्फ।
और निम्फो में फाइनली जब 13 माउंटिंग्स हो जाती है, माउंटिंग मतलब डेवलपमेंट, 13 टाइम्स डेवलपमेंट होता है, देन तब जा करके वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो निम्फ होता है वो अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लास्ट जो निम्फल स्टेज होती है, ऐसा नहीं शुरुआत वाली, लास्ट जो निम्फल स्टेज होती है वो अडल्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे कि जो निम्फ होता है उसके पास तो होते हैं सर अपने विंग पैड्स, उसके पास तो होते हैं भैया, क्या उसके पास होते हैं अपने विंग पैड्स, लेकिन जो अडल्ट होता है उसके पास होते हैं सर अपने विंग्स, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब ये जो कॉकरोच होता है इसको बायोलॉजी की भाषा में हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का जो डेवलपमेंट है, किसका, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का जो डेवलपमेंट है वो कैसा डेवलपमेंट है, दैट इज़ द पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, मतलब दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू निम्फल स्टेज। दोबारा सब एक बार एक एक चीज़ को देख लो। ऊथिकल कवरिंग इज फाउंड बाय द कोलेट्रल ग्लैंड, सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम बोल रहे हैं क्या कि मेल जो होगा वो अपने स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर कर देगा, द स्पर्मेटोफोर। इसके बाद मैं एरोज नहीं लगा रहा हूँ, उसके बाद देन फर्टिलाइजेशन अकर्स। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स बनेंगे, दे इनक्लोज्ड इन कैप्सूल्स। उन कैप्सूल्स को हम बोलते हैं क्या सर, ऊथिका। उन कैप्सूल्स को हम क्या बोलते हैं, उन कैप्सूल्स को हम बोलते हैं ऊथिका। एवरेज जो फीमेल होती है इट प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिका, और एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ऊथिका होते हैं दे ग्लूड टू अ पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन ऊथिका के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो ऊथिका होता है इट इज डार्क रेडिश ब्राउन टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल या फिर ब्लैक ब्राउन कैप्सूल, ठीक है ना। और इसका साइज क्या होता है, हम बोल सकते हैं इट इज 8 mm लॉन्ग, 8 mm लॉन्ग। देखो मैंने आपको ये बता दिया था कि जो ऊथिका होते हैं दे ग्लूड टू अ पर्टिकुलर सरफेस। इसके बाद बात आती है क्या कि ये जो ऊथिका होते हैं, क्या ये जो ऊथिका होते हैं दे ग्लूड टू अ पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया था क्या कि ना जो निम्फ होता है जब उसके अंदर 13 माउंटिंग होती है तब जाकर के वो अडल्ट में बदलेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या है ना, निम्फ जो होगा जब उसके अंदर 13 माउंटिंग हो जाएंगी तब जाकर के अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी जो निम्फ होता है या फिर बोल सकते हैं लास्ट निम्फल स्टेज, लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट adult has wings and both of them also differs in reproductive structures। इतनी सी बात में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और, द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस बिकॉज development takes place through nymphal stages, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है, क्लियर। अब एक बात और सुन लो, या यदि इनको डिहाइड्रेशन हो गया, स्टारवेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो ये वहीं के वहीं मर जाएंगे,
तो देयर बॉडी हम बोल सकते हैं क्या कि देयर बॉडी अल्टीमेटली डाई। अब यहाँ से हमारे आप मान करके चलो हमारे नोट्स शुरू हो गए नोट, ठीक है ना। देयर बॉडी अल्टीमेटली डाई ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू स्टारवेशन और फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। देखो जैसे कि हमने सबसे पहले वहाँ पर हमने पढ़ा था मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड के बारे में। तो हमने क्या बताया था मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड में इट इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट एंड इट इज आल्सो एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो अब ये जो मशरूम ग्लैंड या फिर ये जो यूट्रिकुलर ग्लैंड होती है इसके अंदर दो टिब्यूल्स होते हैं, एक होती है स्मॉल टिब्यूल और एक होती है अपनी लार्ज टिब्यूल, ठीक है ना। अच्छा क्या ये जो मशरूम ग्लैंड होती है उसके अंदर है ना दो टिब्यूल्स होती हैं, एक होती है स्मॉल, एक होती है सर अपनी लार्ज। स्मॉल वाली को हम बोलते हैं ब्रेविवोर्स और लार्ज वाली को अपन बोलते हैं सर मेसोर्स, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। आपने नाम सुना होगा फेलिक ग्लैंड। तो ये जो फेलिक ग्लैंड होती है वो यूरिकोज ग्लैंड का ही क्या फेलिक ग्लैंड जो आती है वो यूरिकोज ग्लैंड से डेवलप की गई है, सबसे पहली बात तो ये। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड पर जो ग्लैंड लोकेटेड होती है दैट इज नोन एज द फेलिक ग्लैंड, दैट इज नोन एज द फेलिक ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड पर जो ग्लैंड लोकेटेड होती है दैट इज नोन एज द फेलिक ग्लैंड और ये यूरिकोज ग्लैंड से आती है, यदि आप अच्छे से देखोगे एनसीईआरटी को तो, ठीक है ना। अच्छा ग्लैंड लोकेटेड ऑन मशरूम ग्लैंड कॉल्ड एज फेलिक और एक ग्लैंड। इसकी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। तो भैया इसी के साथ अपना चैप्टर अब खत्म होता है, क्या कि इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा की पूरा कॉकरोच वाला खत्म होता है। और एक बात और बची है क्या कि ये जो कॉकरोच होता है आपने देखा होगा दीवारों पर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये क्यों चढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दे क्लाइंब ड्यू टू, एक तो इनके अंदर होता है प्लेंट्यूला, एक इनके अंदर होता है एरोलिया। तो भैया इसी के साथ अपना कॉकरोच पूरा खत्म होता है। अगले वाले चैप्टर में हम कोशिश करते हैं कि सेल को कंप्लीट करें। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे, यार प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ प्लीज़ यार इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।